नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बुलेटिन में एक ऐसी खबर की बात जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि शादी की उम्मीद में एक शख्स मंडप में पहुंचा, लेकिन पुलिस ने शहनाई की धुन के बदले हथकड़ी की खनक सुनाकर उसे चौंका दिया। और यह खबर है राजधानी पटना के अथमल गोला की, जहां से रोवी गोप की गिरफ्तारी हुई है और 50,000 का इनामी है अपराधी रवि गोप, जिसके पकड़ा गया है। शादी करने पहुंचा था लेकिन लग गई हथकड़ी और एसटीएफ की टीम ने इसे गिरफ्तार किया। और इसके बारे में जो जानकारी मिल रही है, शादी के मंडप से ही इसकी गिरफ्तारी हो पाई है और एसटीएफ की टीम अभी रवि गोप से पूछताछ में लगी है। लोग देखे वो सब कोई मतलब नहीं है, और हम लोग सब सही थे। छोटा मोटा ऐसे ही केस चल रहा था, वो भी बिना मतलब के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी अरेस्ट वारंट के, और ना ही कोई सबूत दिखाया गया कि आप किस चीज़ में गिरफ्तार हो रहे हैं, किस चीज़ में ना गिरफ्तार हो रहे हैं। बंदूक की नोक पे उन्हें ले गया, जबरदस्ती उठा। और संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, जैसे कि उसके परिजन कह रहे हैं कि छोटा मोटा केस चल रहा था, लेकिन बीच मंडप से बिना किसी वारंट के ये कार्रवाई एसटीएफ ने की है, तो क्या अभी तक सच्चाई पता चल पाई है? देखिए, सच्चाई यही है कि रवि गोप एक कुख्यात अपराधी है और उसके परिजन भले ही ये कह रहे हो कि वह छोटे मोटे केस का एक्यूज रहा है और पुलिस ने बगैर वारंट के उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन यह भी सच है कि बिहार सरकार ने, गृह विभाग ने अनुशंसा की थी, उसके खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। और रवि गोप जो है वो मर्डर केस का एक्यूज है, तो मर्डर केस पता नहीं किस लिहाज से परिजन कह रहे हैं कि ये छोटा मोटा केस है, और उसने कई दूसरे घटनाओं को भी अंजाम दिया था। और यही कारण है कि पटना पुलिस के लिए वह सिरदर्द बना हुआ था। लिहाजा बिहार सरकार ने एसटीएफ को इस पूरे मामले में जिम्मेवारी सौंपी थी कि वो अरेस्ट करे, और आखिरकार एसटीएफ को पता चला और एसटीएफ की टीम ने पटना पुलिस की मदद से उसे अरेस्ट कर लिया। रात भर उससे पूछताछ हुई है, कई मामलों के उद्भेदन होने की भी संभावना पुलिस अधिकारी जता रहे हैं। जी विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत के लिए। तो परिजन कुछ भी कहें, लेकिन ये मोस्ट वांटेड था और बिहार सरकार ने 50,000 का इनाम भी रवि गोप के ऊपर रख रखा था। ऐसे में एसटीएफ को जो जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दी गई, एसटीएफ ने कार्रवाई की और मंडप से ही इस 50,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। इधर पूर्वी चंपारण पुलिस ने रुपए दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक पैक्स का पूर्व अध्यक्ष है। इनके पास से 7 लाख रुपए कैश और नोट के बराबर के कटे सादे कागज बरामद किए गए। रुपए कोटवा थाना क्षेत्र के कररिया पैक्स के पूर्व अध्यक्ष मुरारी यादव की लग्जरी कार से बरामद किए गए। इसके अलावा देसी पिस्टल बरामद की गई है। शराब की 10 बोतलें मिली हैं। पूर्वी चंपारण पुलिस को पटना एसटीएफ ने नोट डबलिंग गिरोह की सूचना दी थी और इसके बाद छतौनी बस स्टैंड में छापेमारी कर गिरोह के सदस्यों को पकड़ा गया। और पुलिस के मुताबिक ये लोग बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर लोगों से ठगी करते थे। पकड़े गए लोगों की जाली नोट का धंधा करने वाले गिरोह से कनेक्शन की छानबीन की जा रही है। 2 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया है, जिनका नाम मुरारी प्रसाद यादव और दीपक कुमार। ये मुरारी कोटवा थाने का निवासी है और पूर्व में पैक्स अध्यक्ष भी रहा हुआ है, और दीपक कुमार मोतीपुर मुजफ्फरपुर का निवासी है। ये दोनों आपस में संबंधी भी हैं। सूचना थी कि ये लोग नोट डबलिंग का कार्य करते हैं और लोगों को ठगते हैं। उसी सूचना के आधार पर इनको अरेस्ट किया गया। इनके पास से 7,90,700 रुपये कैश, जो 100 के नोटों के बंडल हैं, साथ ही बहुत से ऐसे बंडल प्राप्त हुए जो सादे कागज़ के बंडल हैं, 100 के, जो 100 रुपये के नोट के आकार के हैं वो। इसके साथ ही इनके पास से एक कट्टा, 3 गोली और 10 शराब की बोतलें भी इनकी गाड़ी से बरामद हुई थी। हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसमें और कौन लोग शामिल हैं। कोई बड़ा सिंडिकेट है और इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे राह चलते जो ट्रांजिट में रहते थे यात्री, उनको ठगते थे। साथ ही हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कहीं इसका फेक करेंसी से भी कोई नेटवर्क तो नहीं है ये जुड़ा हुआ। और इधर बांका में उत्पाद विभाग ने एक टेंपो से 281 बोतल शराब जब्त की है। शराब टेंपो की छत में बॉक्स बनाकर रखी गई थी और झारखंड से लाई जा रही थी। ऑटो में नंबर प्लेट नहीं था और इसकी छत की बनावट पर शक के बाद जांच की गई तो 181 बोतल विदेशी शराब और 100 बोतल देसी शराब बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को, जिनके नाम है मनोज सिंह, सुभान मियां, को गिरफ्तार किया है, जो देवघर के पालाजोरी के रहने वाले हैं और शराब लेकर मुंगेर के तारापुर जा रहे थे।
बिहार में हथियारों की अवैध फैक्ट्री पर लगातार पुलिस का शिकंजा कस रहा है और कल मधेपुरा में एक झोपड़ी में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जबकि 3 दिन पहले पटना सिटी से भी हथियारों की एक फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। शिकंजे में अवैध हथियारों के धंधेबाज, आर्म्स सप्लायर पर पुलिस का शिकंजा, अपराधियों के नापाक मंसूबे नाकाम। बिहार में अवैध हथियारों का धंधा खूब फल फूल रहा है, लेकिन पुलिस ऐसे आर्म्स तस्करों पर लगातार शिकंजा भी कस रही है। मधेपुरा पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सदर थाना इलाके के भोन गांव में एक झोपड़ी में अवैध हथियारों का खेल चल रहा था, जिसकी गुप्त सूचना पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। पुलिस रेड में मौके से 4 अर्धनिर्मित पिस्टल, 4 पिस्टल के बैरल, 4 स्लाइडर और 5 मैगजीन सहित बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के सामान जब्त किए गए। मामले में मुंगेर के 2 शख्स के साथ ही स्थानीय श्याम पासवान नाम के एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। अनेकों सामान जो इस प्रकार की एक मिनी गन फैक्ट्री को चलाने के लिए होते हैं वो प्राप्त हुए हैं। कास्टिंग करने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं, जैसे ट्रेलर है, लोहे की रेल है, हथौड़े हैं, वो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। सभी को जब्त किया गया है। 3 व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। वहीं पटना सिटी के दीदारगंज में भी 2 दिन पहले ही एक बड़ी मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया था। पुलिस ने यहां से 10 पिस्टल, कई अर्धनिर्मित पिस्टल और हथियार बनाने के सामान जब्त किए थे। साथ ही मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अवैध हथियारों की ये फैक्ट्री एक पोल्ट्री फार्म के तहखाने में चलाई जा रही थी। छापेमारी में स्थानीय पुलिस के साथ एसटीएफ के जवान भी शामिल थे। तो एक के बाद एक मिनी गन फैक्ट्री के खुलासे के बाद पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि आखिरकार अवैध हथियारों के कारखाने किसकी शह पर चलाए जा रहे थे और इसके आकाओं के तार कहां तक जुड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु और पटना सिटी से मनोज की रिपोर्ट। और खबर यह है कि पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। 3 दिन पहले ईडी की छापेमारी के बाद अब बिहार को शांत करने के इस्लामिक संगठन को लेकर राज्य सरकार बेहद सख्त है। कटिहार में पीएफआई के भड़काऊ पोस्टर मामले की जांच की बात डिप्टी सीएम ने कही है। पीएफआई पर सरकार का शिकंजा, बिहार को अशांत करने वालों को संदेश, धर्म की आड़ में नहीं चलेगा देशद्रोह। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई वैसे कहलाने को तो इस्लामिक संगठन है, लेकिन धर्म के नाम पर पीएफआई से जुड़े लोग अब बिहार को अशांत करना चाहते हैं। तभी तो कटिहार में संगठन की ओर से ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें बाबरी मस्जिद के नाम पर उकसाने की कोशिश की गई है। इस बेहद गंभीर मसले पर प्रदेश के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बेहद सख्त संदेश दिया है। बिहार सरकार का गृह विभाग इस मामले में गंभीर है, हमारी पुलिस भी गंभीर है और इस तरह के जो भी तत्व हैं जो इस तरह की शरारत की है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। वैसे 3 दिन पहले यानी 3 दिसंबर को पूर्णिया के खजांची थाना के राजाबाड़ी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर पर ईडी ने बड़ी छापेमारी की थी। तो उसी दिन दरभंगा के शंकरपुर में भी पीएफआई के जिला सचिव मोहम्मद सनाउल्लाह के आवास पर पटना से पहुंची ईडी की विशेष टीम ने रेड डाला था। इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद कटिहार में बाबरी मस्जिद को लेकर विवादित पोस्टर चिपका दिया गया, जो साफ तौर पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश मानी जा सकती है। वैसे पीएफआई के बारे में जान लीजिए कि ये संगठन क्या है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है। इसकी जड़ें देश के 24 राज्यों में फैली हुई हैं। पीएफआई के पास 25,000 के करीब कैडर और 3 लाख समर्थक हैं। पीएफआई अपने को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला बताता है। पीएफआई की स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगते रहे हैं। जाहिर है
देश में जारी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी की छापेमारी के बाद बिहार सरकार के सख्त रवैये ने ये बता दिया है कि इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के नाम पर देश विरोधी गतिविधियों को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर है बेगूसराय से, जहां के लोगों के सपने अब पूरे होने वाले हैं। मटिहानी और सामहो के बीच गंगा नदी पर पुल बनने का रास्ता साफ हो गया है। संसदीय बोर्ड ने पुल निर्माण की मंजूरी मिलने से लोगों में काफी खुशी है और इसके लिए NHAI को DPR तैयार करने का निर्देश दिया गया। पुल बन जाने से सामहो दियारा का संपर्क सीधा जिला मुख्यालय से हो जाएगा। बिहार का सीधा संपर्क पश्चिम बंगाल, झारखंड, आसाम से होगा, जिससे इन तीनों राज्यों को भी फायदा होगा। इसके साथ बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया आपस में कनेक्ट होंगे। पुल बन जाने से किसान अपने सामान को दूसरे राज्यों और दूसरे शहरों में बेच पाएंगे। सामहो पुल मामले को संसद में भी कई बार उठाया गया और इसके लिए सांसद गिरिराज सिंह और राज्यसभा राकेश सिन्हा ने मामले को उठाया था। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि बहुत जल्द ही बेगूसराय का सपना साकार होगा। बास्केटपुर में पुल, सामहो में पुल जो बना हुआ है, अप्रोच नहीं है सड़कों पर। बंदुआर, कई ऐसे बंदुआर वाली सड़क, तुलसीपुर का पुल जो बना हुआ है, अप्रोच नहीं। तो टोटल रिपोर्ट अगले 19 तारीख को हमने जो भारत सरकार से जुड़ा हुआ है प्रमुखता के साथ उसको हम उसकी बैठक की तिथि कहा, उस समय तक ये बताएं। इधर बेगूसराय में प्रसिद्ध आदि कुंभ स्थली सिमरिया गंगा धाम के विकास के लिए भी पहल तेज हो गई है। सिमरिया घाट को हरिद्वार के हरि की पौड़ी की तर्ज पर जानकी पौड़ी जैसा बनाया जाएगा। जयमंगलागढ़ को भी विकसित करने की मांग की गई थी। साथ ही साथ महिलाओं के कपड़ा बदलने के लिए एक अलग से कमरा बनेगा। पर्यटक स्थल के रूप में सिमरिया को विकसित किया जाएगा और यहां पर शवदाह गृह, यात्री शेड, सीढ़ी का निर्माण होगा और इसके लिए डीएम को टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए गए। 1 महीने में रिपोर्ट मुहैया कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस पहल को विधान पार्षद रजनीश कुमार ने आभार प्रकट किया है। मुझे यह मालूम हुआ है और मैं प्रसन्नता जाहिर करता हूं कि आदरणीय गिरिराज सिंह, हमारे केंद्रीय मंत्री और सांसद ने इस विषय को उठा करके इस पर पहल किया है। जानकी पौड़ी के निर्माण की दिशा में उन्होंने कदम उठाया है, पहल और प्रयास किया है। इसके लिए मैं आप सब मीडिया के माध्यम से कुंभ सेवा समिति के महासचिव होने के नाते उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बॉर्डर सील रखने के नेपाल सरकार के फैसले से लोगों को परेशानी हो रही है और इसका विरोध भी शुरू हो गया है। दोनों तरफ से हजारों लोग हर दिन आते जाते हैं। नेपाल की तरफ से सीमा बंद रखी गई है, लेकिन खुली सीमा से लोग गुजर रहे हैं और यह सब कुछ नेपाल के सुरक्षा बलों की आंखों के सामने हो रहा है। लोगों को करीब आधे घंटे का सफर पैदल तय करना पड़ रहा है। दरअसल कोरोना को देखते हुए 23 मार्च को भारत नेपाल सीमा बंद की गई थी। दोनों देशों के बीच आने जाने पर प्रतिबंध लगा दी गई थी। भारत सरकार ने अक्टूबर में यह प्रतिबंध हटाया, जबकि नेपाल सरकार ने 15 दिसंबर तक सीमा बंद रखने का आदेश दिया है। चितवन से कहाँ जाना है आपको? रक्सौल जाना है। रक्सौल जाना है। कहाँ से पैदल आ रही हो? वहाँ भंसार से। बच्चा है, बहुत दिक्कत होगा। दिक्कत है। क्या माने, क्या होना चाहिए? दुख, अभी तकलीफ हो रहा है, अभी खुले के सही। आने जाने बहुत दिक्कत हो रहा है सर। क्या है सर? तकलीफ है। मान लीजिए साइड से जा रहा है लोग तो उसको प्रयास कोरोना नहीं है, मेन से जा रहा है तो कोरोना है। ये सब सरकार का तमाशा है, नेपाल सरकार का। इधर गया के मानपुर का एक परिवार अपनी बच्ची सौम्या को लेकर चिंतित है और उसकी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। जांच के बाद पाया गया कि बच्ची के दिल में 3 छेद हैं, जिसके इलाज में लाखों का खर्च है। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे इलाज पर खर्च कर पाएं। बच्ची का जल्द ऑपरेशन करने की जरूरत है, लेकिन कहीं से रुपए का इंतजाम नहीं हो पा रहा और ऐसे में परिवार ने न्यूज़ 18 के जरिए आम लोगों के साथ ही सरकार से भी मदद की गुहार लगाई है। बच्ची का हार्ट में होल है, देन 2 और प्रॉब्लम आ गया है कि उसका लंग्स में प्रॉब्लम आ गया। लंग्स जो उसका क्लियर नहीं है, फेफड़े में खून जो है अच्छी तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो ऑपरेशन बोला है डॉक्टर के ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी हम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि
किसी तरह से मेरी बच्ची का ऑपरेशन करवा दें। तो उसमें दिल में छेद लिख दिए, एगो नहीं 3 गो है, 3 गो। के लिए पैसा है आपके पास? इलाज के लिए पैसा कहाँ से रहेगा सर, गरीब आदमी है। सरकार से मांग रहे हैं यही कि मेरी पोती ठीक हो जाए, बस कैसा हो के, और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम खाए लेकिन नहीं मांग रहे हैं 2 रुपया इलाज के लिए। हाँ, इलाज के लिए हम खाली सहमत मांग रहे हैं सरकार से। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो अपनी पार्टी का विलय किसी के साथ नहीं करने जा रहे, बल्कि वो पार्टी के विस्तार पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी, लेकिन इसका कोई बड़ा सियासी मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। मुलाकात हुई थी, उस संबंध में पूछना है कि फिर से राजनीति करवट लेगी या फिर मतलब कैसे, क्या आपकी आगे की प्लानिंग है? मुख्यमंत्री हैं जी सर। तो मुलाकात करना कोई अपराध तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुलाकात हुई है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी राजनीतिक अर्थ निकालना मुनासिब नहीं। सर, चर्चा है कि अपनी पार्टी को सर जदयू में विलय करने की भी चर्चा करने वाले लोगों से पूछिए। हम तो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का मतलब कोई राजनीतिक अर्थ इसका निकाला जाए, यह अभी फिलहाल उचित नहीं। नीतीश कुमार ने शनिवार को पार्टी के हारे हुए प्रत्याशियों से मुलाकात कर हार की समीक्षा की। जेडीयू को सबसे करारी हार शाहबाद के इलाके में मिली, जहां की 22 सीटों में एक भी सीट जेडीयू के खाते में नहीं आई और पिछली बार जीते सभी प्रत्याशी अपनी सीट गंवा बैठे। हार के कारण क्या रहे, ये शाहबाद में हारे हुए जेडीयू प्रत्याशियों की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। लोजपा ने ये बात कहने में सफल हो गई कि भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है। जो एनडीए का वोट था उसमें बिखराव हुआ। हमारे सहयोगी दल जो बीजेपी के कोर वोटर कहलाते हैं, उनको चिराग पासवान जी ने गुमराह किया। शनिवार को जेडीयू कार्यालय में घंटों मंथन चला। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों से बातचीत की। हार की समीक्षा के दौरान शाहबाद के भी वो सभी जेडीयू नेता मौजूद रहे जिन्हें इस बार विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। जिस प्रकार से एक स्लोगन चला लोजपा ही भाजपा है, उसको बेहतर ढंग से हम लोग काट नहीं कर पाए, जहां भी रणनीति में चूक हुई हो। शाहबाद से आने वाले जेडीयू के उन सभी उम्मीदवारों का कहना है कि बीजेपी के कोर वोटर एलजेपी नेता चिराग पासवान के झांसे में आ गए। सिर्फ वोटर ही नहीं, कार्यकर्ताओं में भी बिखराव दिखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जितना सहयोग मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, जिसका असर नतीजों में दिखा। वर्करों में बिखराव हुआ और जो बेस वोटर थे उसमें लोजपा ने ये बात कहने में सफल हो गई कि भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है, और नरेंद्र मोदी जी का नारा लगाते रहा। उसका दुष्परिणाम है कि हम 71 में हम सबसे ज्यादा नुकसान किए। जो एनडीए का वोट था उसमें बिखराव हुआ। बीजेपी के साथियों को जितना मजबूती से लगना चाहिए, मदद करना चाहिए, और उनका जो वोटर लोग थे सही ढंग से मैं समझता हूं कि सपोर्ट नहीं बढ़िया से कर पाए, जिसके चलते ये सब हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे सहयोगी दल जो बीजेपी के कोर वोटर कहलाते हैं, उनको चिराग पासवान जी ने गुमराह किया और चिराग पासवान जी पर भरोसा कर करके किए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों नेताओं पर भरोसा नहीं किए। इसका परिणाम हुआ कि हम लोग एनडीए के उम्मीदवार होते हुए भी आने वाले समय में बदलेगा, फिर से पुनः बदलेगा। ये पीड़ा शाहबाद के उन सभी जेडीयू नेताओं की है जो जेडीयू की टिकट पर लड़े और चुनाव हार गए। शाहबाद बिहार का वो इलाका जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। संयुक्त शाहबाद से कटकर 4 जिले बने, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर। इन 4 जिलों में 22 विधानसभा सीटें आती हैं, जिन 22 सीटों में एक भी इस बार जेडीयू के पास नहीं है, जबकि पिछली बार जेडीयू 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 5 जीत गई थी। जबकि आरएलएसपी से चुनाव जीतने वाले ललन पासवान भी बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। शाहबाद जो पिछले चुनाव तक जेडीयू का मजबूत गढ़ रहा है, उस इलाके में हार ने पार्टी नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। हारे हुए उम्मीदवारों का कहना है कि उन्हें एलजेपी और भितरघात का खामियाजा भुगतना पड़ा। अब नीतीश कुमार के सामने चुनौती है कि कैसे वो इस इलाके में पार्टी की स्थिति को बेहतर कर पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।